चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। व्याकरण शिक्षण का महत्व। व्याकरण भाषा को शुद्ध, स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। इसके अध्ययन से विद्यार्थी सही वाक्य रचना। व्याकरण के अध्ययन से विद्यार्थी क्या करते हैं? सही वाक्य रचना कर पाते हैं, अपनी वर्तनी वर्तनी ठीक कर पाते हैं, विराम चिन्ह तथा भाषा के नियमों का उचित प्रयोग करना सीखते हैं। यह भाषा कौशल के विकास का आधार है। क्या है आधार? क्या है भाषा शिक्षण के कौशल का? तो व्याकरण। व्याकरण शिक्षण आधार है इसका। कविता शिक्षण में पहले भूमिका दी जाती है, फिर कविता शिक्षण की प्रक्रिया लिखिए। तो कविता शिक्षण में पहले भूमिका दी जाती है। सबसे पहले क्या होता है? भूमिका दी जाती है। फिर सस्वर वाचन किया जाता है। इसके बाद कठिन शब्दों का अर्थ, भावार्थ, काव्य सौंदर्य, कठिन शब्दों का अर्थ, भावार्थ, काव्य सौंदर्य तथा प्रश्नोत्तर के माध्यम से कविता को समझाया जाता है। अंत में पुनरावृत्ति और अभ्यास भी कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट। गद्य और पद्य शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको समझ लेते हैं। गद्य और पद्य शिक्षण में अंतर। गद्य मतलब कहानी और पद्य मतलब कविता। चलिए, गद्य शिक्षण, इसमें भाषा और विचार पर अधिक बल होता है, पठन बोध प्रमुख होता है, तर्क और तथ्य पर आधारित होता है और इसमें प्रश्न उत्तर अधिक होता है। यहीं पद्य शिक्षण में क्या होता है? भाव, रस और लय पर अधिक बल होता है, भावानुभूति प्रमुख होती है, कल्पना और सौंदर्य पर आधारित होता है पद्य। सस्वर वाचन की अधिक आवश्यकता इसमें होती है। चलिए, पाठ योजना, TLM, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। एक भी प्रश्न यहाँ छूटेगा नहीं कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो और एग्जाम में आप ना कर पाए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले लिया गया। पाठ योजना, लेसन प्लान क्या है? उत्तर, पाठ पाठ पढ़ाने के पूर्व निर्धारित एवं व्यवस्थित योजना। पहले जो निर्धारित की गई हो वो, और व्यवस्थित योजना क्या है? ये हमारा पाठ योजना, लेसन प्लानिंग है। पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण को व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावी बनाना। पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण का उद्देश्य पूछा है यहाँ। तो ये क्या है? व्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी बनाना। TLM का पूरा रूप क्या है? या हम कह सकते हैं उसका फुल फॉर्म लिखिए, या पूरा नाम क्या है? तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग क्या है? किसी एक शिक्षण कौशल का सीमित समय और कम विद्यार्थियों के साथ अभ्यास। किसी एक शिक्षण कौशल का सीमित समय, उसमें टाइम लिमिट हो और विद्यार्थी कम हो, उनके साथ जो है ये एक अभ्यास है। ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से। ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है? तो इसमें शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है। CCE का पूरा नाम क्या है या पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये है इसका पूरा नाम। चलिए, वन लाइनर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। NEP 2020 का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय शिक्षण नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। NEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए तो इसका उद्देश्य देख लेते हैं हम। गुणवत्तापूर्ण, समावेशी और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण जो है वो कैसी होनी चाहिए? गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए, मतलब क्वालिटी एजुकेशन हम कह सकते हैं कि होनी चाहिए। दूसरा, समावेशी शिक्षण होनी चाहिए, कौशल आधारित होनी चाहिए शिक्षा, तो ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है। ICT का पूर्ण रूप क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। रचनावाद का मूल सिद्धांत क्या है? विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करे। रचनावाद का सिद्धांत क्या है? कि विद्यार्थी
स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करें। भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लैब का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य उद्देश्य क्या है? श्रवण और बोलने के कौशल का विकास। सुनने और बोलने के कौशल का विकास ही भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य है। स्मार्ट क्लास किसका उदाहरण है? आईसीटी आधारित शिक्षण जो है किसका उदाहरण है? स्मार्ट क्लास का। ई लर्निंग क्या है? चलिए समझते हैं ई लर्निंग क्या है। इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से सीखना। इंटरनेट या डिजिटल माध्यम से सीखना ही ई लर्निंग है। अब जैसे देखिए, हम भी नेट का यूज़ करके आपको सिखा रहे हैं। एफएलएन का पूरा रूप क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड, यहाँ पे एक मिनट स्पेल मिस्टेक हो गया। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता इसका पूरा नाम है। एनईपी 2020 में किस प्रकार के शिक्षण पर बल दिया गया है? तो इसमें खास ख्याल रखा गया है छात्रों का। ये छात्र केंद्रित एवं अनुभवात्मक शिक्षण पर बल दिया गया है। एक्सपीरियंस करके सीखने पर बल दिया गया। डिजिटल शिक्षण का फायदा क्या है? चलिए देखते हैं डिजिटल लर्निंग का क्या फायदा है। शिक्षण को रोचक, सुलभ और प्रभावी बनाना। शिक्षण को रोचक, सुलभ और जो है प्रभावी बनाया जा सकता है, या बनाया जाता है, जा सकता किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, एनईपी 2020 के या 2020 के दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। चलिए इसकी खासियत के बारे में पूछा है। एक तो अनुभवात्मक अधिगम होना चाहिए। दूसरा, प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए बच्चों का। कौशल आधारित शिक्षण, स्किल बेस्ड लर्निंग कहते हैं इसे, वो होना चाहिए। तथा तकनीकी के उपयोग पर भी विशेष बल देना चाहिए। टेक्नोलॉजी का भी यूज़ पे विशेष बल देना चाहिए हमें। आईसीटी शिक्षण का महत्व बताइए, इसका इम्पोर्टेंस क्या? आईसीटी के माध्यम से शिक्षण अधिक रोचक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, दृश्यात्मक होता है, देखने का मन करेगा। एक वीडियो अच्छा देखिए तो पढ़ाई से रिलेटेड, फिर इफेक्टिव भी बनता है लर्निंग उससे। यह ऑनलाइन सामग्री, वीडियो और डिजिटल संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देता है। ऑनलाइन कंटेंट हो गए, आपके वीडियोस हो गए, डिजिटल जो भी संसाधन है उनका उपयोग को ये बढ़ावा देता है आईसीटी। रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? रचनावाद के अनुसार विद्यार्थी अपने अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से स्वयं सीखता है, ज्ञान का निर्माण करता है। और क्या करता है बच्चा? अनुभव और गतिविधि से तो सीखता ही है, साथ ही साथ ज्ञान का निर्माण भी करता है। शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, जिसमें शिक्षक क्या होता है? शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है। भाषा प्रयोगशाला का महत्व। भाषा प्रयोगशाला में सही उच्चारण, श्रवण कौशल, बोलने की क्षमता, भाषा अभ्यास को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। भाषा प्रयोगशाला में हमें क्या-क्या सीखने को मिलता है? तो वहाँ हम सही ढंग से उच्चारण कर पाते हैं, हमारी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होती है, श्रवण कौशल सही होता है, बोलने की क्षमता जो है वो विकसित होती है, भाषा का अभ्यास भी होता है जो भाषा को बेहतर बनाने में सहायक होता है। अनुभवात्मक अधिगम क्या है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसमें विद्यार्थी वास्तविक अनुभव, रियल लाइफ एक्सपीरियंस या रियल एक्सपीरियंस कह सकते हैं, से सीखता है। गतिविधि और अभ्यास के माध्यम से भी सीखता है। इसे करके सीखना भी कहा जाता है, लर्निंग बाय डूइंग भी कहा जाता है अनुभवात्मक शिक्षण को। चलिए अब देख लेते हैं 4-5 नंबर वाले क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन अगर 1 लाइनर पूछे, आपको 2 लाइनर पूछे या 3-4 लाइनर पूछे तो आप सभी का रिस्पॉन्स कर सके। एनईपी 20 उसका खास ख्याल रखा है हमने। चलिए एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषताएं क्या है? 2020 की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो चलिए फिर विशेषताओं का रिवीजन कर लेते हैं। छात्र केंद्रित है ये, कौशल आधारित है, अनुभवात्मक है,
ओके, शिक्षा पर बल देती है। इसमें आलोचनात्मक चिंतन है, रचनात्मकता है, तकनीकी का उपयोग है, बहुभाषिकता भी है। और क्या है इसमें? बहुभाषिकता है। ठीक है, मल्टीलिंगुअल प्रोसेस भी है इसमें, तथा समग्र विकास को महत्व दिया गया। हर प्रकार के स्किल को इसमें महत्व दिया गया। प्रारंभिक कक्षाओं में मातृभाषा में शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। शिक्षण में आईसीटी का महत्व स्पष्ट कीजिए। आईसीटी के उपयोग से शिक्षण अधिक आकर्षक बनता है, जो आकर्षित करता है। सहभागिता पूर्वक बनता है, जिसमें हम सहभागी बन सके, ऐसा बनता है। स्मार्ट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, वीडियो, क्या क्या होता है उसमें? स्मार्ट बोर्ड, पीपीटीज होते हैं, जिससे प्रेजेंटेशन को दिखाया जाता है। वीडियो होता है उसमें, ऑनलाइन क्विज, डिजिटल सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों की समझ और रुचि दोनों बढ़ती है। इससे क्या होता है? विद्यार्थियों की समझ और रुचि दोनों बढ़ती है। यह स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करता है, जिससे विद्यार्थी स्व अध्ययन करने के लिए प्रेरित होता है। रचनावाद की विशेषताएं देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म की विशेषता। रचनावाद में विद्यार्थी सीखने का केंद्र होता है। इसमें क्या होता है? विद्यार्थी सीखने का केंद्र होता है। वह अनुभव, चर्चा, समस्या समाधान और गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। तो विद्यार्थी क्या करता है रचनावाद में? पहले वो अनुभव करता है, फिर चर्चा करता है, फिर समस्या का समाधान करता है। रचना में चर्चा याद रखना, अनुभव के बाद चर्चा करता है, फिर समस्या का समाधान करता है और गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षक मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका निभाता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका निभाता है रचनावाद में। न केवल जानकारी देने वाला, ऐसा नहीं कि सिर्फ जानकारी दे दिया और हो गया। भाषा प्रयोगशाला के लाभ लिखिए। क्या क्या फायदा होते हैं? भाषा प्रयोगशाला के फायदे हैं वो देखना है। भाषा प्रयोगशाला से सही उच्चारण, श्रवण, बोलना या बोलने का आत्मविश्वास और भाषा प्रवाह, फ्लुएंसी जो है वो विकसित होती है। विद्यार्थी ऑडियो वीडियो संसाधनों के माध्यम से प्रभावी ढंग से भाषा का प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। पारंपरिक शिक्षण और आईसीटी आधारित शिक्षण का अंतर देख लेते हैं। ठीक है, तो पारंपरिक शिक्षण है और इधर आईसीटी आधारित शिक्षण है। ठीक है, पारंपरिक शिक्षण जो है शिक्षक केंद्रित होता है। मुख्यतः पुस्तक और ब्लैक बोर्ड होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं। ठीक है, और सहभागिता अधिक नहीं होती इसमें। आईसीटी आधारित शिक्षण में छात्र केंद्रित होता है। डिजिटल उपकरण और मल्टीमीडिया, विविध ऑनलाइन संसाधन होते हैं और इसमें सहभागिता अधिक होती है। थैंक्स।